नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई को शनै शनै किंतु नियमित रूप से कर रहे होंगे। बंधु, अंग्रेजी में एक कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब यदि आप अपनी पढ़ाई को स्लोली भी करते हैं तो इट डजेंट मैटर, किंतु आप अपनी पढ़ाई को कितना परसिवियरेंस के साथ करते हैं, कितना स्टेडीनेस के साथ करते हैं, कितनी लगनशीलता के साथ करते हैं, कितना आप पचा करके करते हैं, विश्लेषण करके करते हैं, यह मैटर करता है। और ऐसे ही व्यक्ति विनर होते हैं। आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई को कुछ इसी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। बंधु, हम लोग आज के इस कड़ी में, अनुवाद श्रृंखला के इस कड़ी में हम लोग एक हिंदी अनुच्छेद लेंगे। उस हिंदी अनुच्छेद का हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करने का कोशिश करेंगे। बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक विशेष बात की जानकारी होनी ही चाहिए। बंधु, नायडा के बारे में आप पीजीडीटी जब आप पाठ्यक्रम पूरा कर रहे होंगे तो नायडा के बारे में आप पढ़े ज़रूर होंगे। नायडा जो कि बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, उन्होंने कहा अनुवाद के लिए 3 चरण का फॉलो करना चाहिए। बंधु, थ्योरी को पढ़िए ज़रूर। थ्योरी करने के बाद यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं तब थ्योरी भी समझ में आ जाती है, और उस पर जब यदि प्रैक्टिकल हो जाता है तब फिर आप तो उस पर आप मास्टरी हासिल कर लिए। उसके बाद तो फिर तो आप एक्सप्लोर नए नई चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, अपने स्तर पर करना शुरू कर देंगे, मतलब आप अनुभवी हो जाएंगे। इस कारण से थ्योरी भी पढ़ें और उसका आप प्रैक्टिकल भी करते चले जाएं। ठीक है, मतलब एक्सरसाइजेस लें, तभी आप अनुभवी होंगे। और ऐसे भी अनुवाद करना दक्षता है, और दक्षता आप एक दिन में या अचानक आप गेन नहीं कर सकते हैं। यह जिंदगी भर चलने वाली ये चीज़ है, और इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। बंधु, हम लोग बात कर रहे थे कि अनुवाद को कितने चरण में की जाती है और की भी जानी चाहिए। तो बंधु, पहला जो चरण है अनुवाद का वह है विश्लेषण। बंधु, हम लोग पढ़े होंगे कि अनुवाद जिसका किया जाता है वो उसे हम लोग कहते हैं सोर्स लैंग्वेज अंग्रेजी में, हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग स्रोत भाषा। ठीक है, और जिसमें की जाती है उसका अंतरण, उस भाषा का अंतरण जिस भाषा में की जाती है उसको हम लोग कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं लक्ष्य भाषा। बंधु, जो स्रोत भाषा है और जो लक्ष्य भाषा है, दोनों ही भाषाओं की जानकारी समतुल्य हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? और साथ ही साथ एक बात और भी मैं बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बंधु, आप पीजीडीटी में आप ये भी पढ़े होंगे कि कल्चर का भी आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किसके कल्चर का? स्रोत भाषा, स्रोत भाषा में जो कल्चर है उस कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जिस भाषा में उसका अंतरण किया जाना है उस भाषा के भी कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट एक उदाहरण से आप इसे समझेंगे। उल्लू, एक शब्द है उल्लू। उल्लू यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम उल्लू हो, तब तो वो व्यक्ति तो क्रोधित हो जाएगा और आपको भला बुरा कह सकता है। उल्लू का मतलब ही बुरा है, नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है इंडिया में। उल्लू कहने का मतलब हुआ मूर्ख। ठीक है, स्टूपिड। तो इंडिया में यदि हम लोग उल्लू कहते हैं, वह उल्लू है, तब ही इज़ स्टूपिड, उसका हम लोग अंतरण करते हैं, उसका हम लोग अनुवाद इस तरह से करते हैं। किंतु यदि हम लोग यही जापानी कल्चर में इसका अनुवाद करेंगे तब देखिएगा क्या हो जाता है। जापान में उल्लू किसी स्टूपिड व्यक्ति को नहीं कहा जाता है, उल्लू कहा जाता है किसी बुद्धिमान व्यक्ति को। यदि वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर संबोधित करते हैं तुम उल्लू हो, तो वो तो बहुत खुश होगा, क्योंकि उल्लू का मतलब वो समझते हैं बुद्धिमान। ठीक है, तो देखा ना आपने कि कल्चरल डिफरेंस हो जाने के कारण से, सांस्कृतिक अंतर हो जाने के कारण से आपका अनुवाद में जो चयनात्मक प्रक्रिया है शब्दों का, वह बदल गया। तो बंधु, इस पर बहुत ध्यान रखना है। इसलिए क्या है ना, थ्योरी पर भी पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कहते हैं कि सर शब्दों का चयन करने में मुझे बहुत ही समस्या होती है। तो वजह बहुत सारे हैं, इसलिए थ्योरी को पढ़िए। आप पीजीडीटी में जो भी कोर्स को तो आप लोग अधिकांश आप लोगों ने क्या किया होगा, बस
एक सर्टिफिकेट के लिए आपने पढ़ा होगा कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद मैं एसएससी जीएसटी के लिए अन्य अनुवादक परीक्षा के लिए मैं योग्य हो जाऊंगा, या हल्का फुल्का जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हल्का फुल्का नहीं, पीएचडीटी का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो विद्वानों के द्वारा बनाया गया है। इस कारण से आप जब भी अनुवाद में यदि अच्छा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द ट्रांसलेटर एग्ज़ाम, यू मस्ट गो थ्रू द पीएचडीटी कोर्स मटेरियल्स। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ विश्लेषण का सबसे पहला चरण क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण हम करेंगे क्या? सोर्स लैंग्वेज का विश्लेषण करेंगे और टारगेट लैंग्वेज का विश्लेषण करेंगे, है ना। दोनों का कल्चरल कितना डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद ये चरण पूरा हो गया। पहले आप समझ लिए दिए गए अनुच्छेद को। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो क्या आता है? दूसरा चरण आता है अंतरण का। अंतरण को हम लोग कहते हैं रूपांतरण, है ना, मतलब कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चरण में क्या करते हैं कि हम लोग भाषाई बदलाव लाते हैं, भाषाई उसका अंतरण करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अंग्रेजी से हिंदी करना है तो अंग्रेजी से हिंदी का अंतरण हम लोग यहाँ पर करेंगे। और जो तीसरा जो चीज़ है, तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चरण है, जो अंतिम चरण है, वह क्या है? पुनर्गठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है बंधु, जो सोर्स लैंग्वेज होता है और जो टारगेट लैंग्वेज होता है, दोनों के ग्रामर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो ज़रूर रहता है। भाषागत डिफरेंस रहता है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अंग्रेजी जो वाक्य विन्यास है और हिंदी जो वाक्य विन्यास है, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग अंग्रेजी में जो कॉमन सा स्ट्रक्चर फॉलो जो करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर वर्ब ट्रांजिटिव बाय नेचर है तो, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स को लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट को जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स को लगाते हैं। किंतु यही आप हिंदी के वाक्य विन्यास की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो क्या है कि आपको ग्रामर की पकड़ होनी चाहिए। आप कितना ग्रामर पर पकड़ रख करके आप अंतरण करते हैं वाक्यों का, सोर्स लैंग्वेज का टारगेट लैंग्वेज में, ये मैटर करता है। शब्दों का चयन आपको अच्छी तरह से करना है। तो पुनर्गठन में यही सब कुछ बातों पर आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके फ्रेंड, तो आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे इससे अनुवाद करेंगे। बंधु, स्क्रीन पर आपको एक अनुच्छेद नज़र आ रहा है, अनुच्छेद हिंदी में है। बंधु, यह जो अनुच्छेद है वह माननीय अमित शाह जी के द्वारा एक संदेश के रूप में आई हुई थी एक पत्रिका में। उस पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा पत्रिका रेलवे की तरफ से छपती है और इस बार जो रेलवे को द्वितीय पुरस्कार राजभाषा को प्रमोशन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और अमित शाह जी ने ये जो संदेश दिया, उस संदेश का यह एक छोटा सा उद्धरण है, छोटा सा अनुच्छेद को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने से पहले पुनः जान लें कि अचानक हम लोग अनुच्छेद का अनुवाद करना नहीं शुरू करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो स्रोत भाषा है वह किस चीज़ पर आधारित है, उसमें कौन कौन से ऐसे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, क्या उसका हमें अनुवाद करते समय में परेशानी तो नहीं ना, वो परेशानी में तो नहीं डाल देगा। तो ऐसे समस्त तरह के जो भी है तमाम तरह के वर्ड्स को हम लोग लेंगे, फ्रेजेस को निकालेंगे और उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से अनुवाद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चले सबसे पहले हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, एक विहंगम दृष्टि जरूर डाल लेंगे। मुझे लगता है, मीन्स आई फील, ठीक है, कि जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो इस वर्ष राष्ट्र कार्य को हाथ में लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता, यहाँ पर एक राष्ट्रीयता शब्द आया है, राष्ट्रीयता को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनैलिटी। राजभाषा को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, हमारे आज़ादी के आंदोलन के 3 स्तंभ थे। स्तंभ को हम लोग पिलर्स कहेंगे। स्वभाषा, ये कौन कौन से 3 स्तंभ थे? स्वभाषा, स्वदेशी
और स्वराज। बंधु क्या हम लोग स्वभाषा का अंग्रेजी अनुवाद कर देंगे? आप सेल्फ लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्वभाषा को आप स्वभाषा ही रहने दें तो अच्छा है। ठीक है, स्वदेशी चूँकि इसका इसके साथ मेल खाता है, इस कारण से स्वदेशी का भी आप जो है ना सो अंग्रेजी रूपांतरण न कर दें, अंग्रेजी अंतरण न करें। स्वराज का सेल्फ गवर्नेंस होता है, किंतु स्वराज को स्वराज ही रहने दें। ठीक है, स्वराज की कल्पना स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा है। देखिएगा, संस्कार एक धार्मिक शब्द है, इसका अंग्रेजी शब्द होता है सैक्रामेंट, किंतु क्या सैक्रामेंट देंगे यहाँ पर? रिफाइनमेंट होता है। क्या रिफाइनमेंट भी यहाँ पर सही है? यहाँ पर अगर संस्कार को यदि आप इसका सही अर्थ समझेंगे, तब स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा, यहाँ पर आइडिया लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइडिया लगाएं, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगाएं। तो स्वदेशी के संस्कार के लिए, यहाँ संस्कार के लिए आप कॉन्सेप्ट शब्द का इस्तेमाल करें, नहीं तो आइडिया का शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, सैक्रामेंट यदि आप लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, आज़ादी के आंदोलन की यदि कोई सशक्त नींव थी, सशक्त को हम लोग, सशक्त नींव को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहेंगे। ठीक है, तो वह स्वभाषा ही थी। इस स्वभाषा से स्वदेशी के संस्कार ने जन्म लिया, है ना, द आइडिया ऑफ स्वदेशी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। देखिए यहाँ पर सैक्रामेंट ऑफ स्वदेशी कह देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वराज की कल्पना मिली जिसने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी के आंदोलन में हमारी स्वभाषाओं में राजभाषा और स्थानीय भाषाओं के लिए हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस का प्रयोग करेंगे की भूमिका पर जो अलग अलग साहित्य की रचनाएं हुई है, रचना होना का कंपोज लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एक संग्रह को हम लोग कलेक्शन कहेंगे, नहीं तो कंपाइलेशन कहेंगे कर देश के सामने रखना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को स्वभाषा का महत्व पता चल सके। ठीक है, तो बंधु ये रहा हमारा सोर्स लैंग्वेज का एनालिसिस। इसका हम लोगों ने जो है ना शब्द से संबंधित एनालिसिस कर लिया, और किस तरह का यह जो अनुच्छेद है उसका भी हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक एक वाक्य का जो है ना हम लोग पुनर्गठन करते हैं। जो अंतिम जो चरण इसका है पुनर्गठन का, उस पुनर्गठन को हम लोग अंजाम देते हैं। तो लेट्स हैव ए लुक एट द सेंटेंसेस वन बाय वन। ठीक है, पहला क्या है सेंटेंस? मुझे लगता है कि जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इस वर्ष राष्ट्र कार्य को हाथ में लेना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। पहला सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है, जिसे हम लोग क्लॉज कहेंगे, मुझे लगता है के लिए आई फील लगाइए। ठीक है, आई फील हो गया कि जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो इस वर्ष राष्ट्र कार्य को हाथ में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि सबसे पहले आपको वर्ब को चुन लेना है। हाथ में लेना चाहिए, टेकअप, है ना। हाथ में लेना के लिए हम लोग एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, टेकअप। ठीक है, अब हाथ में लेना चाहिए, कौन लेगा हाथ में? राष्ट्र कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस में है। अगर इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो यहाँ पर जो हम है ना, हम है मतलब वी, लेकिन बोल कौन रहा है? आई। ठीक है, तो इसी वी को हम लोग लेकर के एक्टिव वॉइस में इसको दे सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या बनाया गया है। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद क्या है? आई फील दैट व्हेन वी आर एंटरिंग दिस 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिएगा कि जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, एक दूसरा क्लॉज यहाँ पर आया, एक तीसरा क्लॉज आया यहाँ पर। इस बड़े से सेंटेंस में 3 क्लॉजेस हैं। तो पहला क्लॉज का ट्रांसलेशन आई फील हुआ, दूसरा क्लॉज का ट्रांसलेशन व्हेन वी आर एंटरिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और तीसरा का क्या हुआ? वी शुड टेक अप नेशनल वर्क दिस ईयर। ठीक है, तो देखिएगा वर्ब हमारा शुड टेक अप आ गया यहाँ पर। किसको लेना चाहिए? हम लोगों को लेना चाहिए, है ना। ये आ गया इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट ट्रांसलेशन को लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या है? महात्मा गांधी जी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा था। देखिएगा सेंटेंस क्या है? महात्मा गांधी जी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा था। इसमें वर्ब को ने जोड़ा था। लिंक कहेंगे, नहीं तो एसोसिएट कहेंगे, और चूंकि पास्ट टेंस में तो एसोसिएटेड लगा देंगे।
नहीं तो लिंक्ड लगा देंगे। साथ जोड़ा था, कौन जोड़ा था? महात्मा गांधी जी ने जोड़ा था। किसको जोड़ा था? राजभाषा को जोड़ा था। तो राजभाषा को, ये हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया महात्मा गांधी, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जोड़ा था, एसोसिएटेड। किसको जोड़ा था? राजभाषा, मतलब सब्जेक्ट के बाद इस वर्ब को लगाइए, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाइए, ठीक है। तब इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। उससे हम लोग बाद में लेकर के चलेंगे, लेकिन आपको इस तरह से विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट को देखिए, हमारे आज़ादी के आंदोलन के 3 स्तंभ थे। देयर वर 3 पिलर्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, सो सिंपल। कौन कौन थे? स्वभाषा था, स्वदेशी था, स्वराज था। ये तीनों का हम लोग अंग्रेजीकरण नहीं करेंगे, अंग्रेजी अंतरण नहीं करेंगे, ठीक है। इसको इसी तरह से ही रहने दे तो मेरे विचार से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया गया है इतना विश्लेषण करने के बाद। देखिए, महात्मा गांधी हैड एसोसिएटेड राजभाषा विथ आवर नेशनैलिटी। वही हुआ, सबसे पहले हम लोग वर्ब को रखें, सब्जेक्ट को रखें, इसके बाद देखिए वर्ब को रखें। वर्ब एसोसिएटेड जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये जो है राजभाषा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अदर वर्ड्स में आ गया विथ आवर नेशनैलिटी, ठीक है। अब जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया था, देयर वर 3 पिलर्स, यहाँ पर एस लगाना बहुत ज़रूरी है, वो छूट गया, सॉरी। देयर वर 3 पिलर्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। क्या क्या है, क्या क्या था? स्वभाषा था, स्वदेशी था और स्वराज था। सिंपल था ये, है ना। अब हम लोग अगला जो है सेंटेंस लेते हैं। अगला क्या है? स्वराज की कल्पना स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा है ना। उत्पन्न हुई स्वभाषा है, स्वभाषा एक कॉम्प्लीमेंट है, इज स्वभाषा। कौन कौन है स्वभाषा? स्वराज की कल्पना, स्वराज की कल्पना स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट निकाल लिए, वर्ब को निकाल लिए, तो बस इसका छोटा सा ट्रांसलेशन है, उसको कर लेंगे। अब आज़ादी के आंदोलन की यदि कोई सशक्त नींव थी तो वह स्वभाषा ही थी। ओके, स्वभाषा ही थी। कौन थी? स्वभाषा थी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया यहाँ पर थी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ देना है। आज़ादी के आंदोलन की यदि कोई सशक्त नींव थी, इफ़ करके हम लोग लगाएंगे यदि को लेकर के। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया गया है ना। ट्रांसलेशन बहुत सिंपल सा है। ट्रांसलेशन है, द कंसेप्ट ऑफ स्वराज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वभाषा। देखिएगा बंधु, यहाँ पर ऑरिजिनेटेड है, ऑरिजिनेटेड के जगह पर आप इमर्ज्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इमर्ज्ड लगाइए, नहीं तो केम आउट ऑफ लगाइए, नहीं तो फिर आप स्प्रैंग अप लगाइए, ठीक है, स्प्रैंग आउट ऑफ लगाइए। ओके, तो आप इस तरह से आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। देखिए नेक्स्ट का क्या है, इफ़ देयर वर एनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इट वाज नथिंग बट स्वभाषा। इफ़ देयर वाज एनी, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पर आप देयर वाज लगाइए, ठीक है। इफ़ देयर वाज एनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इट वाज नथिंग बट स्वभाषा। फ्रेंड, आपको एक बात पर फोकस करना है, इट वॉज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम लोग किसी भी वाक्य पर जोर डालते हैं। वहाँ पर वही था, इट वॉज ही ओवर देयर। इट वॉज करके आपको चलना होगा, इट इज़ करके चलना होगा यदि आप सब्जेक्ट पर जोर डालना चाहते हैं, ठीक है। और नथिंग बट करके आपको तो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, वहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू था, तब हम लोग क्या ट्रांसलेशन करते? देयर वाज नथिंग बट सैंड्स देयर। उसी तरह से यहाँ पर है, इट वाज नथिंग बट स्वभाषा, कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ स्वभाषा ही थी। बट का यहाँ पर मतलब एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पर बट एज अ प्रीपोजिशन प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसका विश्लेषण कर लिए होंगे, समझ गए होंगे कि कैसे करके इसका विश्लेषण हो रहा है। अब अगला जो सेंटेंस है हिंदी का, वह है, इस स्वभाषा से स्वदेशी के संस्कार ने जन्म लिया। जन्म लिया कौन? स्वदेशी के संस्कार ने जन्म लिया। और ये जो है ना, इस भाषा से ये हमारा अदर वर्ड्स है, ठीक है। अब इस तरह से जन्म लिया तो जस्ट केम आउट ऑफ कहेंगे, इमर्ज लगा देंगे, है ना। आपको इस तरह से भाव देना है। इसके बाद फिर है नेक्स्ट जो सेंटेंस है, स्वराज की कल्पना मिली।
है ना, देखिएगा कॉमा दे करके स्वराज की कल्पना मिली, जिसने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। ठीक है, हाँ? अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन क्या है? फ्रॉम दिस स्वभाषा इमर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। ओके, ये यहाँ पर देखिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी इमर्ज्ड फ्रॉम दिस स्वभाषा। ये जो फ्रॉम दिस स्वभाषा जो है, सो ये हमारा क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रेंड, आप इस बात को भली भांति जानेंगे कि यदि आप शुरू में एडवर्ब को लगाते हैं तब सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाता है। यदि आप इन्वर्जन किसको कहते हैं जानना चाहते हैं तब हमारे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, इन्वर्जन से रिलेटेड। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसे पढ़े होंगे। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। देखिएगा, हार्डली के बाद हैड लगा रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को लगा रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, यह सेंटेंस असर्टिव ही है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम दिस स्वभाषा, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसीलिए ये जो द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया, तो ये सेंटेंस लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इन्वर्टेड सेंटेंस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी इमर्ज्ड फ्रॉम स्वभाषा। है, लेकिन अब यहाँ पर हमने इसीलिए इन्वर्जन का प्रयोग किया है क्योंकि विच के पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग विच से नज़दीक में उसको रखेंगे। ठीक है, आप प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े होंगे, ग्रामर में पढ़ा होगा, एंटीसीडेंट के अनुसार हम लोग इसको रखते हैं और इसी एंटीसीडेंट के अनुसार हम लोग वर्ब को रखते हैं। ठीक है, और विच का एंटीसीडेंट कौन है? द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। अगर हम लोग शुरू में लगाते तो विच का कनेक्शन काफ़ी दूर हो जाता, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को दर्शाता। ठीक है, तो क्या सेंटेंस यहाँ पर हो गया? फ्रॉम दिस स्वभाषा इमर्ज्ड द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी विच ब्रॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। सिंपल सा था ये सेंटेंस, इसलिए इसमें उतना भी ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। वेल, आगे देखते हैं कि अगला जो सेंटेंस है हमारा इस अनुच्छेद का वो क्या है। यह एक बंधु आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही वाक्य है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा सा वाक्य है। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे। इस आज़ादी के आंदोलन में हमारी स्वभाषाओं में राजभाषा और स्थानीय भाषाओं की भूमिका पर जो अलग अलग साहित्य की रचनाएं हुई है, इसका एक संग्रह कर देश के सामने रखना चाहिए। ठीक है, रखना चाहिए, ये हमारा वर्ब हो गया। किसको रखना चाहिए? जो भी जवाब होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ताकि के लिए अंग्रेजी क्या होता है? सो दैट होता है। ओके, सो दैट अपने साथ में लेता है। सो दैट जो एक कॉम्प्लेक्स क्लॉज बना रहा है, मतलब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, वो क्लॉज कौन सा है? नई पीढ़ी को स्वभाषा का महत्व पता चल सके। ठीक है, तो सो दैट करके आपको जो है ना वर्ब को रखना है, महत्व को पता चल सके। महत्व का पता चलना ये वर्ब हो गया, और किसको पता चलना होगा? पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन में विश्लेषण करने वाला जहाँ होगा वहाँ पर हम लोग विश्लेषण करते हुए चलेंगे। इन दिस फ्रीडम मूवमेंट, ये अदर वर्ड्स में आ गया। ठीक है, द कंपाइलेशन ऑफ द लिटरेरी वर्क्स, देखिएगा ये जो है किसका सब्जेक्ट है? इस वर्ग का सब्जेक्ट है। अभी तुरंत हम लोग एंटीसीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? कंपाइलेशन ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। ओके, द कंपाइलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, दैट वर, ये वर्क्स को फॉलो कर, वर्क्स के लिए कौन आएगा? ये वर आएगा। ठीक है, वर प्रोड्यूस्ड ऑन द रोल ऑफ राजभाषा एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन स्वभाषा। देखिएगा सब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक आया, ये तो अदर वर्ड्स में आ गए। इन दिस फ्रीडम मूवमेंट, ये दी कंपाइलेशन ऑफ द लिटरेरी वर्क्स दैट वर प्रोड्यूस्ड ऑन द रोल ऑफ राजभाषा एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन स्वभाषा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद प्रेडिकेट कौन हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया। इसको भी यहाँ पर अंत में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुड बी इंट्रोड्यूस टू द कंट्री सो दैट द न्यू जनरेशन मे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ राजसभा स्वभाषा। ठीक है, तो बंधु आशा करते हैं कि आप इस सेंटेंस का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लिए होंगे। बंधु आप वीडियो को पॉज करके आप समझिए कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, कैसे करके यहाँ पर अनुवाद की प्रक्रिया को बढ़ाया गया।
बंधु आप लोग चूँकि अभी आरआरबी जीएसटी के लिए परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो बंधु आप हमारे वेबसाइट बैंकविज पर आएँ और बैंकविज पर नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करें। 40% का आपको डिस्काउंट है। आप कोई रिस्क ना लें अपनी परीक्षा से संबंधित, क्योंकि करियर मैटर करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अगले कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।